नमस्कार आचार्य जी। आप अपने दर्शकों के लिए आचार्य प्रशांत, मेरे लिए हमेशा प्रशांत। हाँ, प्रशांत ही रहना भी चाहिए। सब बढ़िया है। प्रशांत, 20 साल बीत गए जब हम आय में पहली बार मिले थे। जून 2001। जून 2001 से अब 2021, 20 साल बीत गए, पलक झपकते बिल्कुल। दुनिया काफ़ी बदल गई। बहुत बदल गई है। मैं सोचता हूँ पिछले 20 साल में इतना बदलाव आया है, स्पेशली इंफॉर्मेशन को लेके। एक्सप्लोजन सा हो गया है, और उस एक्सप्लोजन से जो ये नई जनरेशन आई है, इस पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर हुआ है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये नई पीढ़ी खड़ी ही हुई है बिल्कुल नए तरीके की मानसिक सामग्री पर, जो उसको इसी इंफॉर्मेशन एज ने मुहैया कराई है। इनके पास बहुत अलग तरीके का मेंटल कंटेंट है जो हमारी पीढ़ी के पास नहीं था, और जो हमारी पीढ़ी के पास था वो इनके पास नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इससे आपको लगता है जैसे इन्फॉर्मेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, इनमें कॉन्फिडेंस भी है उस नॉलेज को यूज करने का, है ना? तो ऑल इन ऑल जब हम उन जितने थे, या इवन जब हम आईएम में गए थे, मुझे लगता है आज के 15-16 साल के बच्चे को उतना ही एक्सपोजर है जितना 21-22-23 साल के बच्चे को हमारे टाइम में होता था। तो ये अच्छी बात है, लेकिन एक कमी सी भी दिखती है मुझे। कमी ये लगती है कि, मेरा मानना है, इसलिए मैं आपके विचार चाहूंगा कि आज की जनरेशन शायद भारतीयता को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, महत्व नहीं दे रही है। दे आर लूजिंग दी टच विद दी रूट्स और बीइंग इंडियन। जब आज की जनरेशन कह रहे हैं तो आपका इशारा किधर को है? जो अभी 10-12 साल के हैं, या जो अभी 16-18 के हैं, या आप बात कर रहे हैं 24-25 साल वालों की? क्योंकि इन तीनों में फ़र्क आ चुका है। मेरा इशारा मोर टुवर्ड्स टीनेजर्स है, जो कि आपके 15, 16, 18 साल के जो बच्चे हैं। इसमें मेरे ख्याल से हम बाकी दोनों श्रेणियों को भी जोड़ सकते हैं, जो प्री टीन्स हैं और जिनको हम यंग एडल्ट्स बोल सकते हैं, जो अभी 25 की उम्र के आसपास के हैं। तो ये वाली जो बात है शायद उन सभी पर लागू होती है मेरे ख्याल से। जो 1990 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है, शायद ये बात सभी पर लागू होती है, और जितना ज़्यादा हाल के बच्चे हैं उन पर उतनी ज़्यादा ये बात लागू है। तो जो आप बोल रहे हैं कि ये अभारतीय से हो रहे हैं, इनका डी इंडियनाइजेशन या डी नेशनलाइजेशन हो रहा है, जैसा आपको लगा, तो शुरुआत करने के लिए इसके एक आध आप लक्षण बताइए जैसे मैं देखता हूँ तो मेरे भी बच्चे इस एज ग्रुप में हैं, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे हैं, और मैं जनरली ऑब्जर्व करता हूँ। जैसे 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे भाषा है ना, हिंदी। अगर घर में हिंदी बोली भी जा रही है तो भी बच्चे शायद हिंदी बोलना नहीं चाहते, या आपकी अपनी कोई रीजनल मदर टंग है। आप स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन पढ़ना चाहेंगे, है ना? अगर आपको मौका दिया जाए लिटरेचर पढ़ने का तो यू विल ग्रेविटेट मोर टुवर्ड्स इंग्लिश लिटरेचर। सिमिलरली मूवीज़ हैं, है ना? इवन फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में क्या? जैसे कि जितना उत्साह मैंने शायद हैलोवीन की तरफ देखा है बच्चों का, अच्छा, शायद दिवाली में उससे कम ही देखा है ना? तो हैलोवीन हमारे समय में भी हम जानते थे, पर हैलोवीन तो ऐसा था कि मजाक जैसी चीज़ थी। हैलोवीन दिवाली की टक्कर में खड़ा हो जाएगा ये तो हम सोच नहीं सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, यही तात्पर्य था मेरा।
तो इसका कुछ रिलेशनशिप ये इंफॉर्मेशन से है या इसमें कुछ और भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं? देखिए, पेरेंट्स की कोई कमी है, हमारे सिस्टम की कोई कमी है? ये मुद्दा गंभीर है और आपको जानता हूँ, मुद्दा गंभीर नहीं होता तो आप इसको उठाते नहीं। तो इसको पूरी गंभीरता के साथ हमें लेना चाहिए, समझना होगा कि हो क्या रहा है। जो हो रहा है उसकी जड़ें गहरी हैं, उसकी अभी बात करते हैं, साथ साथ कुछ चीज़ों तक पहुंचते हैं। पर चूंकि भी आप बच्चों की बात कर रहे हैं, टीनेजर्स की, तो वहाँ तो सबसे पहले शिक्षा का जो इसमें रोल है उसकी बात करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ अगर हमारे बच्चे भारतीयता से विमुख हो रहे हैं, इनडिफरेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारी शिक्षा है उससे हमें पूछना पड़ेगा कि तुमने उन बच्चों को भारत के बारे में बताया क्या है। क्योंकि भारत को ये बहुत ज़्यादा खुद तो जानते ही नहीं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने भारत भ्रमण कर रखा है या ये बहुत ज़्यादा लोगों से मिले हैं या इनका ज्ञान बहुत गहरा है भारत के बारे में। इनको भारत के बारे में जो पता है वो शिक्षा से पता है, परिवार से पता है और मीडिया से पता है। ज्ञान के और तो कोई स्रोत होते भी नहीं ना इस उम्र के बच्चों के लिए। शिक्षा से पता चलेगा जो स्कूल में इनके पास आ रहा है या कॉलेज में आ रहा है, और घर में जो देखेंगे सुनेंगे, और मीडिया से जो सूखेंगे वहाँ से पता चल रहा है। तो सबसे पहले तो शिक्षा की बात, कि शिक्षा से हम इनको क्या शिक्षा दे रहे हैं भारत के बारे में। जो इसमें छूटते ही पहली चीज़ मेरे ख्याल में आती है, हो सकता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ना हो, पर सबसे पहली वही है जो मेरे दिमाग में आई है, वो ये है कि भारत को लेकर के हमें जो बातें बताई गई हैं, चाहे वो हमारे समाज की छवि हो, चाहे वो हमारे इतिहास का ब्यौरा हो, वो ऐसा है नहीं कि कोई उसको पढ़े समझे और फिर उसको भारतीय होने में कोई खास रुचि रह जाए। आप कह रहे हैं आज के बच्चे जो भी भारतीय चीज़ें हैं उनसे अलग होते जा रहे हैं। दिवाली से ज़्यादा उनको हैलोवीन होना है, हिंदी से ज़्यादा उनको स्पेनिश होना है, संस्कृति में भी वो पश्चिमी तौर तरीके अपनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, खान पान में भी, हर चीज़ में भी, जिस भी चीज़ में हो सकता। तो भारत से वो दूसरी दिशा में देख ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि भारत की दिशा में उन्हें कुछ भी रोचक या गौरवशाली, मैं समझता हूँ, दिखाया नहीं गया है। जो दिखाया गया है वो बहुत कम है। आप इतिहास की बात ले लीजिए, हिस्ट्री जो हमें पढ़ाई जाती है, जो गौरव है भारत का, चाहे वो विज्ञान में हो, गणित में हो, राजनीति में हो, अध्यात्म में हो, वो हमें कहाँ बताया गया है। सीबीएसई, एनसीईआरटी या आईसीएसई से होकर आप भी गुजरे, हम भी गुजरे हैं। आप हमारा हिस्ट्री का सिलेबस देखिए, अगर उस सिलेबस से गुजरने के बाद बच्चे के भीतर यही भावना रह जाती है, उस पर यही प्रभाव, यही इंप्रेशन पड़ा है कि मैं तो एक बहुत ही बेकार से देश का नागरिक हूं, जिसका इतिहास न तो रोचक है, न ऊंचा है, न गौरवशाली है, न गौरवशाली है, तो वो भारतीयता में किसी भी तरह की रुचि क्यों दिखाएगा। और ये इतिहास सिर्फ इसी पीढ़ी को नहीं पढ़ाया गया, ये इतिहास पिछली 3 पीढ़ियों को पढ़ाया जा रहा है जो आज़ादी के बाद की हैं। हमसे पहले वाली 1 या 2 पीढ़ियां हमारी और हमारे बाद वाली, तो 3 या 4 पीढ़ियां हैं जो इस इतिहास की, जो एकदम पूर्वाग्रहग्रस्त और संकीर्ण है, उसकी चपेट में आ चुकी हैं। इतिहास के नाम पे हमें क्या याद है कि ये खास युद्ध थे जिसमें भारतीय हारे। ये खास युद्ध थे जिसमें भारतीय हारे, और एक बहुत लिमिटेड इरा के और ज्योग्राफिकली बहुत लिमिटेड पोर्शन के बारे में पढ़ाया गया। बिल्कुल। हमें हमें अपने दक्षिण भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, बिल्कुल, उससे तो बिल्कुल वंचित रखा गया। बिल्कुल।
देखिए, यूपीएससी की पढ़ाई करने से पहले जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री वहाँ पे पढ़नी पड़ी मुझे काफ़ी। मुझे भी यही एहसास था कि जैसे 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद से भारत गुलाम है, लगातार गुलाम ही रहा है। और ये तब है जबकि इतिहास पढ़ने में मेरी रुचि बचपन से थी। मेरा ये हाल था, तो उन बच्चों का क्या हाल होगा जिन्होंने कभी भी अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं। जो मेरे मन में छवि थी वो ऐसी थी कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण करा और उसके बाद से भारत लगभग लगातार गुलाम ही बना रहा। तो गुलाम वंश हो गया, फिर तुगलक, और फिर ये, और फिर वो, फिर मुग़ल आ गए, और मुग़लों के बाद सीधे अंग्रेज़ आ गए, और अंग्रेज़ों के बाद स्वतंत्रता आंदोलन और इतिहास ख़त्म। इसमें बताइए कि मुझे क्या पता चल रहा है हमारे पिछले 1000-1200 सालों के बारे में, कि एक के बाद एक लड़ाइयाँ हैं जिनमें हम हारते जा रहे हैं, और जिनसे हार रहे हैं वो मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे, और वो अपने शौर्य के दम पर और अपनी बेहतर रणनीति के दम पर और अपनी बेहतर टेक्नोलॉजी के दम पर हमसे जीतते चले गए। तो एक तो हार, वो भी मुट्ठी भर लोगों से हार। तो कुछ भी ऐसा नहीं बताया जा रहा है इस हिसाब से जिससे कि बच्चों को शुरू से ही अपने कंट्री पे प्राइड होना स्टार्ट हो, इसलिए वो बाहर की तरफ ज्यादा देख रहे हैं शायद। और देखिए, मैं झूठे प्राइड के पक्ष में नहीं हूँ। मैं नहीं कहता कि सच्चाई को छुपा करके एक झूठा गौरव स्थापित किया जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना। मैं जानना चाहता हूँ क्या भारत की सच्चाई बस दिल्ली की सच्चाई है? हमने तो ऐसा कर दिया है जैसे दिल्ली सदा से भारत की राजधानी रही हो, और जिसने दिल्ली पर राज किया वो सदा से इस पूरे उपमहाद्वीप करता रहा हो, जबकि ये बात कितनी झूठ है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो पूरा इतिहास है वो बहुत अलग अलग चलता रहा है। पश्चिम में भी अलग चला है, गुजरात का भी अपना अलग खेल रहा है, और पूर्व की बात करें तो वो तो पूरा ही अलग रहा है। असम ने मुगलों को जिस तरह से टक्कर दी थी, आप कैसे कह दोगे कि दिल्ली पर जिसका राज था उसका राज असम पर भी था, उत्तर पूर्व पर भी था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसा ब्यौरा खड़ा कर दिया गया कि साहब, आक्रांताओं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने पूरे भारत देश पर कब्जा कर लिया और पूरा भारत देश ही गुलाम है। तो आपको विजयनगर बहुत पसंद रहा है, और विजयनगर की कहानी अभी पिछले 400-500 साल तक चली है, 400-500 साल तक चली है। और ये बात हमारे दिमाग में लाई ही नहीं जाती कि 16वीं सदी तक विजयनगर बहुत अच्छा खासा, बहुत सशक्त, बहुत उन्नत और बहुत समृद्ध राज्य था। मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया में हमारा काफी प्रभाव रहा, और वो प्रभाव कॉलोनाइजेशन का नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाकर उन लोगों को दबा करके उनसे पैसे लूटे गए, या जैसा कि भारत में अंग्रेज़ों ने करा कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन किया गया। नहीं, चाहे वो विजयनगर एम्पायर हो, चाहे वो चोल राजा हो, इन सब ने संस्कृति पहुंचाई बाहर तक और ट्रेड किया, वाणिज्यिक संबंध बनाए। लेकिन ये जहाँ भी गए वहाँ पर इन्होंने कभी ऐसा नहीं करा कि वहाँ के लोगों का शोषण करा हो, या हत्याएं करी हो, या
धर्म परिवर्तन वगैरह ज़बरदस्ती कराया हो, ऐसा 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 भारत ने कभी नहीं करा। और ये सब बातें हमें हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती, बच्चों को खासकर स्कूल में, स्कूल में नहीं बताई जाती। बताई जाती भी हैं तो ऐसा होता है कि फुटनोट इट्स लाइक अ फुटनोट, या 20 चैप्टर में एक चैप्टर साउथ पर है, इट्स लाइक अ फुटनोट। तो वो बहुत बड़ी भूल है। और ये शायद क्योंकि जैसे आपने कहा दो मिनिमम 3 पीढ़ियों के साथ ऐसा हुआ, 3 पीढ़ियों के साथ, तो पेरेंट्स को भी नहीं पता, तो वो भी उसको करेक्ट नहीं कर पाते। तो वो जो अगर आपने कहा शिक्षा का सिस्टम है जो वो नहीं बता रहा है, तो पेरेंट्स को भी नहीं मालूम, तो वो भी आगे नहीं बता रहे। देखिए, नोबडी वॉन्ट्स टू साइड विद अ लूजर। इस पीढ़ी के लिए लूजर एक गाली होती है। इस पीढ़ी के लिए गाली होती है। जब इन्हें किसी को एकदम ही अपशब्द बोलना होता है तो बोलते हैं यू आर अ लूजर। अब अगर इनके सामने ये दिखाया गया है कि ये पूरा देश ही लगातार एक लूजर रहा है, तो ये इस देश को इज्जत क्यों देंगे, प्रेम क्यों देंगे, बहुत सही, बहुत इस सही। देश के साथ क्यों रिश्ता जोड़ेंगे, क्यों आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये नहीं करते हैं। और फिर थोड़ा दूसरा मुझे लगता है कि जो पश्चिम सभ्यता का बहुत ज़्यादा एक पुल है, एक तो है कि हमें अपने देश की अच्छी चीज़ के बारे में नहीं बताया गया, फिर शायद जिस तरह से आजकल कंज्यूमरिज्म हो रहा है, कंज्यूमरिज्म ड्रिवन प्रमोशंस होते हैं, जैसे हैलोवीन की बात की, तो वो एक बहुत बड़ा पुल भी आ रहा है। वो विनर्स है, कंज्यूमरिज्म एक है मुद्दा, अभी उस पर आएंगे। उससे पहले ये बात है कि यहाँ पे जो कुछ है वो हारने वालों की चीज़ है। एवरीथिंग इंडियन इज बैकवर्ड, रिग्रेसिव, डिफीटेड। और जो कुछ भी पाश्चात्य है, वेस्टर्न, वहाँ पर जीत है, गौरव है, समृद्धि है और ताकत है। तो ये जो फिर आज के बच्चे हैं कहते हैं कि जब सब अच्छाइयाँ उधर ही हैं तो हमें हिंदुस्तान को देखना क्यों है? तो वो बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं फिर इस देश को। और बात सिर्फ अभी पॉलिटिकल पावर की भी नहीं है कि पॉलिटिकली भारत ऐसा नहीं है कि हारता ही रहा है। जो आक्रमण भी हुए हैं भारत पर, भारत ने बड़ी जान लगा करके और कुछ हद तक बड़ी सफलतापूर्वक उनका विरोध किया है। ऐसा नहीं हुआ था कि आक्रांताओं की फौजें आती गईं और भारत को एकदम ही रौंद कर आगे बढ़ती गईं। आक्रांताओं की फौजें आई हैं सिकंदर से लेकर के, और हूण उनसे पहले के, शक, और फिर तो उसके बाद सब थे ही, अफगान थे, तुर्क थे, ये सब आते गए हैं। लेकिन भारत इनको लगातार विरोध देता गया है। वो जो संघर्षों की गौरवशाली गाथाएं हैं वो हमारे इतिहास में कभी शामिल नहीं की गई। और मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि वो इसलिए नहीं शामिल की जानी चाहिए कि हमें उन पर गौरव हो, वो इसलिए शामिल की जानी चाहिए क्योंकि वो सच हैं। और मैं ये जानने में बड़ा उत्सुक हूं कि अगर वो सब सच हैं तो उनको छुपाया किसने और क्यों छुपाया? और मात्र इस पीढ़ी के साथ नहीं छुपाया, इस पीढ़ी में तो जो हम देख रहे हैं वो पिछली 3 पीढ़ियों का सामूहिक अंधेरा और अज्ञान है जो प्रकट हो रहा है। पिछली 3 पीढ़ियों को अंधेरे में रखा गया है। क्यों रखा गया है? जबरदस्ती की बात है। ये मतलब एक तो राजनीतिक सत्ता को लेकर के हमें सच्चाई नहीं बताई गई। विज्ञान में, गणित में, ज्ञान के बाकी सब क्षेत्रों में भारतीयों की जो उपलब्धियां थीं वो कभी सामने लाई नहीं गई ठीक से। तो बच्चे को भारत को लेकर के बड़ी हीन भावना रहती है। वो कहता है क्या है भारत है, यहाँ तो कभी कुछ होता ही नहीं है। अब फाइबोनॉकी सीरीज है जो फाइबोनॉकी के नाम पर है, इटालियन, और फाइबोनॉकी ने खुद कहा है कि ये मेरी सीरीज नहीं है, अच्छा, ये तो मैंने भारत से सीखी है। लेकिन इसका श्रेय कभी भारत को नहीं दिया गया। भाई इटालियन फाइबोनॉकी सीरीज को फाइबोनॉकी सीरीज बोले तो समझ में आता है, वो खुद नहीं बोलते, वो खुद जानते हैं कि फाइबोनॉकी की नहीं। भारत में भी वो बात
आपको भी नहीं पता है शायद। नहीं, मुझे भी नहीं पता। मुझे भी बाद में पता चली है। इतनी कंप्यूटर साइंस पढ़ ली, इतनी कोडिंग कर ली, और जब पहला प्रोग्राम लिखा होगा बेसिक में, उस समय था कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट द फाइबोनाची सीरीज। मुझे तो आज पता चली। और वो फाइबोनाची सीरीज भारत की है। तो ये किस तरीके की बुद्धि है या ये किस तरीके का षड्यंत्र है कि हमें ये बातें बताई ही नहीं जाती, चाहे वो फाइबोनाची सीरीज हो, चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम हो। गणित में भारत में इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है, लेकिन जब आप बोलते हैं रिसर्च इन मैथमेटिक्स तो आपके दिमाग में कभी भारत की छवि आती ही नहीं है। जबकि गणित में खास तौर पर भारत ने बहुत काम करा है, ये बच्चों को पता ही नहीं। उनके लिए तो आप पूछेंगे तो वो, उनके लिए मैथमेटिक्स वो जैसे ही बोलेंगे तो उनके दिमाग में सारे पश्चिमी नाम आ जाएंगे। मेडिसिन, सुश्रुत हो, चरक हो, उनकी बातें आज भी प्रासंगिक हैं। दुनिया के पहले सर्जन थे सुश्रुत, जिन्होंने डिटेल्ड तरीके से बताया था सर्जरी कैसे की जानी चाहिए, किन किन चीज़ों में। तो हमने कहाँ पे ये सब खो दिया? ये पिछले 50 साल 60 साल में, या उससे ही पहले जब हम जो सिलेबस सेटिंग चल रही है उसकी बलिहारी है कि उनको जरूरी ही नहीं लगा कि भारत की सच्चाई भारतीयों को बताई जाए। हमारी जो पूरी एजुकेशन है वो जैसे बड़ी हीन भावना के बिंदु से आ रही हो। लूजर मेंटालिटी, जैसे आपने कहा कि एंड दिस जनरेशन हेट्स लूजर्स। जैसे हम अपनी नजरों में लूजर हैं तो हमने अपनी पूरी हिस्ट्री भी एक लूजर्स हिस्ट्री की तरह अपने बच्चों के सामने रख दी है, और वो लूजर्स को पसंद नहीं करते। तो वो भारत को ही पसंद नहीं कर रहे हैं, जबकि भारत एक जबरदस्त विनर रहा है। कुछ बड़ी हारें हमने झेली हैं और उन हारों को सामने लाया जाना चाहिए, सच्चाई जो भी है वो सामने रखी जानी चाहिए। लेकिन इसमें क्या तुक है कि सिर्फ हारें बता रहे हो और जीते नहीं बता रहे। हार छुपाना घातक बात है, जीत छुपाना क्या कम घातक बात है? बिल्कुल सही। आपकी असफलताएं छुपाई जाएं ये बात ठीक नहीं, लेकिन आपकी उपलब्धियां छुपाई जाएं ये बात ठीक कैसे हो सकती है? तो वो इसमें कहीं मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से इसको पूछ रहा हूँ। जैसे हमारा अपना सनातन धर्म है या हमारा वेदांतिक फिलॉसफी है, जिसमें हम बहुत ही एक हम्बल और एक्सेप्टिंग वर्ल्ड व्यू रखते हैं, ये कहीं वहाँ से तो नहीं आ रहा है? और इसी कारण जो पाश्चात्य व्यू है बच्चों को वो ज़्यादा पसंद आ रहा है, जो कि बहुत अग्रेसिव और इन योर फेस एंड विच प्रमोट्स विनिंग एट एनी कॉस्ट काइंड ऑफ कल्चर है। जिसको आप ह्यूमिलिटी कह रहे हैं, ये मैं इसको ह्यूमिलिटी नहीं कह सकते हैं। ह्यूमिलिटी का तो अर्थ होता है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। हम्बल होने का अर्थ होता है कि मैं अपना अहंकार नीचे रखूंगा, सच्चाई को ऊपर रखूंगा। हम्बल का यही अर्थ है कि मैं नीचे, सच्चाई ऊपर। तो हम्बल आदमी सच्चाई छुपा कैसे सकता है? सच्चाई को छुपाने का तो मतलब होता है एरोगेंस, उद्दंडता। जबरदस्त अहंकार ही होता है जो सच्चाई को छुपाता है। तो अगर हमने अपने इतिहास की सच्चाई छुपाई है अपने बच्चों से, तो इसमें ह्यूमिलिटी थोड़ी ही है। ह्यूमिलिटी क्या है इसमें? ये मजबूरी है। हम डरे हुए लोग हैं। हम असल में पिटाई हुई है ना काफी, और वो पिटाई जो है वो बिल्कुल भीतर तक घुस गई है हमारे दिमाग में, या कम से कम उनके तो भीतर घुसी गई थी जो आज़ादी के बाद हमारे नीति निर्धाता हुए, जो पॉलिसी सेटर्स थे, उनके दिमागों में तो हमें मानना पड़ेगा कि आज़ाद ख्याली, मुक्त चिंतन नहीं था। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे पश्चिमी सोच से, और जो पश्चिमी दृष्टि है भारत को देखने की, उससे। वो भारत को एक भारतीय की नज़र से नहीं देख रहे थे, वो भारत को एक यूरोपियन की नज़र से देख रहे थे।
तो हमें जो इतिहास भी पढ़ाया गया है वो लगभग वही है जो अंग्रेजों ने बताया कि आपका इतिहास है। जो अंग्रेज देखना पसंद करेंगे। ये वो इतिहास नहीं है जो एक भारतीय को जानना चाहिए। वो इतिहास है जैसा कि बाहरी चाहेंगे कि आपको पता हो। ये बहुत बड़ी भूल हुई है। जो शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है आज़ादी के तुरंत बाद, वो बहुत बड़ी भूल है। उसको ठीक तो ये एक प्रमुख, और जैसे आपने कहा कि ये एक बड़ा कारण है जो सबसे पहले दिमाग में आता है ना। तो प्रशांत, और क्या कारण हो सकते हैं? जैसा एक इससे अटैच्ड, इससे जुड़ा हुआ कारण, जैसे मैंने कहा कि माता पिता को, पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता, तो वो भी उसको ठीक नहीं कर पाते हैं ना। शायद वही लॉजिक हम टीचर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो शिक्षा एक हो गया, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? कंज्यूमरिज्म, उस पे आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें हम कोई अभी वरीयता क्रम नहीं स्थापित कर सकते। बाद में अगर बैठ करके थोड़ा सोचेंगे तो पता चलेगा कि हम जितने कारणों की चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख पहला कौन सा है। लेकिन ये जो कंज्यूमरिज्म वाली बात बोली, ये भी बहुत प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आज के बच्चे भारतीयता से अलग होते जा रहे हैं। देखिए हुआ क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से जो इंसान की ताकत है पैदा करने की, वो बहुत बढ़ गई है, अनंत हो गई है। उसमें बाधाएं बस दो जगहों पर आती हैं। मशीन है, आप उसे फुल कैपेसिटी पर चलाइए तो वो बहुत कुछ पैदा कर सकती है, इतना पैदा कर सकती है कि पूछिए मत। दो जगहों पर उसमें प्रॉब्लम आती है। पहला तो कुछ भी पैदा करे उसके लिए उसे रिसोर्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। दूसरा, वो जो कुछ भी पैदा करे उसके लिए उसको कोई कंज्यूमर चाहिए। और यही जो दो समस्याएं हैं, ये आज मानवता की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। मशीन चल रही है और अपने चलने के लिए वो रिसोर्सेज का अंधाधुंध दोहन कर रही है, जिसकी वजह से आज ये जो पूरा ग्रह है वो एकदम पर्यावरण के जबरदस्त खतरे से जूझ रहा है। और जो अभी के मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर हम प्रोडक्शन खूब कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फिर कंज्यूमर चाहिए। कंज्यूमर चाहिए तो हमें कंज्यूमर का दिमाग ऐसा करना पड़ेगा कि वो कंजम्पशन को बहुत बड़ी वैल्यू और वर्च्यू माने। उसको लगे कि कंजम्पशन बहुत सही चीज है, कंजम्पशन बहुत बढ़िया बात है। आदमी के भीतर बचपन से ही कंजम्पशन की अर्ज तो होती है, वो तो बायोलॉजिकल है, प्राकृतिक है। लेकिन एक सीमा पर जाकर के रुक जाएगी। मशीन की जो कैपेसिटी है वो किसी सीमा पर रुक नहीं रही है, वो कितना भी कर सकती है। तो जो मशीन चलाने वाला है, जो मशीन का ओनर है, वो चाहता है कि लोगों में भोगने की, कंज्यूम करने की हवस लगातार बढ़ती जाए। वो प्राकृतिक तौर पर बढ़ती नहीं है, एक सीमा पर रुक जाती है। तो फिर उसको कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियली बढ़ाना पड़ता है। आपको विज्ञापन दिखा दिखा करके, सब कुछ करके आपको मजबूर किया जाता है कि आप चीजों को खरीदें, कंज्यूम करें उनको। जो सबसे बड़ी बाधा आती है ऐसे कंजम्पशन के सामने, वो आती है अध्यात्म, या ऐसी संस्कृति जिसमें सरलता और संतोष को आदर दिया जाता है। तो मशीन चलती रहे और माल बिकता रहे, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो कंज्यूमर है उसके दिमाग से इस संस्कृति को ही हटा दिया जाए जिसमें सरलता और संतोष और संयम के लिए स्थान था। आप समझ रहे हैं? आप वरना कंज्यूम करोगे ही नहीं। कंज्यूम करने के लिए सबसे पहले कंज्यूम करने की इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा जगानी पड़ती है। और उस इच्छा को हटाने का, उस इच्छा को मिटाने का काम करती है आध्यात्मिक संस्कृति। तो उस संस्कृति को नष्ट करना बहुत जरूरी है
जो कंज्यूमरिज्म के आड़े आती है, क्योंकि वो संस्कृति अगर बची रह गई तो इंसान एक सीमा के आगे भोग कंजम्पशन करेगा ही नहीं। तो वही किया जा रहा है हर तरीके से मीडिया में और अन्य जगहों पर, खासतौर पर मीडिया में कंजम्पशन को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और जो इंडियन कल्चर है, या इंडियन इथोस कहूंगा, नॉट कल्चर नहीं, इथोस, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है जैसे वो तो पिछड़े लोगों की बात हो। वो एक तरह की साजिश है, जबरदस्त साजिश है। मैं समझता हूँ ये जो नई पीढ़ी है इसका एक तरीके से, मैं बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ ये बात, मजाक में नहीं, मैं कहूँगा इसका रिलीजियस कन्वर्जन ही किया जा रहा है। और हमें पता नहीं चल रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है, साइलेंट है। बिल्कुल साइलेंट रिलीजियस कन्वर्जन चल रहा है इनका। आप इन्हें, मैं पूछ रहा हूं, किस दृष्टि से, किस कोण से सनातनी कह सकते हैं? और मैं इसमें यह भी नहीं बोलूंगा कि इनको एक धर्म से दूसरे धर्म में दीक्षित किया जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, इनको बस धार्मिक से अधार्मिक बनाया जा रहा है। इररिलीजियस, 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 इररिलीजियस भी छोटा शब्द है, एंटी रिलीजियस। इनको एंटी रिलीजियस बनाया जा रहा है क्योंकि जो वास्तविक धर्म होता है वो आपको कंजम्पशन में एक बिंदु से आगे नहीं जाने देता। वो आपको कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, ये भोग भोग के क्या पाओगे। बेसिकली कंजम्पशन मीन्स आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रिलीजन कोई भी हो चाहे वुड मीन कि आपने अपने ईगो को कम कर दिया या कंट्रोल कर दिया है। तो दोनों क्रॉस पर्पस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कंज्यूमरिज्म के लिए और कंजम्पशन के लिए अहंकार को और अंधेरे में डालना पड़ता है। उसको बोलना पड़ता है कि तू भोग भोग के संतुष्टि पा जाएगा, और भोग इसी में तेरा कल्याण है, और भोग, कंज्यूम मोर, ये खरीद वो खरीद, यहाँ जा वहाँ जा, ऐसा एक्सपीरियंस ले, ऐसा कर वैसा कर। ये बात ईगो को बोलता है जो कैपिटलिस्ट है, जो चाहता है कि ईगो एक कंज्यूमिंग ईगो बन जाए। और बिल्कुल इसके खिलाफ जो संदेश होता है, शिक्षा होती है, वो होती है अध्यात्म की। अध्यात्म ईगो को समझाता है कि भोग भोग करके तुझे शांति संतोष नहीं मिलने वाला। तो फिर जो मशीन चलाने वाला है, जो मशीन का मालिक है, उसके लिए जरूरी होता है कि अगर उसे माल बेचना है तो उसे अध्यात्म को ही खत्म करना पड़ेगा। तो इस पीढ़ी के मन से अध्यात्म की हत्या की गई है। इस पीढ़ी के मन से अध्यात्म को बिल्कुल खींच के जड़ से उखाड़ा गया है, जैसे एक पौधे को जमीन से उखाड़ करके उसको मारा जाता है। और ये ऐसे हो रहा है कि इसमें कोई एक सेंट्रल व्यक्ति या अथॉरिटी नहीं है, सिस्टम चल रहा है। सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है। अगर कोई और धर्मावलंबी आकर के आपके बच्चे का रिलीजियस कन्वर्जन करे तो आप विरोध करोगे। आप कहोगे अरे तुम, मेरा बच्चा हिंदू है, तुम उसको मुसलमान बना रहे हो, तुम उसको ईसाई बना रहे हो, मैं नहीं स्वीकार करता। कोई एक एजेंसी आकर के आपके बच्चे को कोई पाठ पढ़ाए, आप उसका ही विरोध कर लोगे। लेकिन जब आपके बच्चे का कन्वर्जन न व्यक्ति कर रहा हो, न कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा हो, न कोई एजेंसी कर रही हो, बल्कि एक एनवायरनमेंट कर रहा हो, एक माहौल ही कर रहा हो, तब आप किसको गुनहगार बताओगे? गुनहगार तो तब बताओगे जब आपको पहले पता चले। जैसा कि आपने कहा, ये साइलेंटली होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, और आपका बच्चा भीतर ही भीतर से कुछ और हो चुका है। ऊपर ऊपर से आपको ऐसा लगेगा कि ये भारतीय है या हिंदू है, भीतर से न वो भारतीय रह गया न हिंदू रह गया, और आप इस बात का विरोध भी नहीं कर पाए क्योंकि ये बात आपको पता ही नहीं चली। ये कितनी अजीब सी बात है। देखिए, 5 लोगों का कहीं पर धर्मांतरण हो जाए तो उस पर शोर मच जाता है। एक धर्म से दूसरा धर्म में लोग चले गए, शोर मच जाता है, और एक पूरी पीढ़ी का विधर्मीकरण कर दिया गया है।
धर्मांतरण नहीं, विधर्मीकरण, ये विधर्मी हो गए, ये एंटी रिलीजियस हो गए हैं, तो उस पर कोई शोर नहीं मचता है। एक पूरी संस्कृति ही बिल्कुल जला दी गई, गला दी गई, खत्म कर दी गई, और उस पर कोई शोर नहीं मच रहा, क्योंकि वो चीज कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये वैसी सी बात है कि अभी सड़क पर किसी की हत्या हो जाए तो खून बहता है, लाश गिरती है, शोर मच जाएगा, मीडिया इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन यहाँ इतना सब ये प्रदूषण कर दिया गया है, स्मॉग है, इससे करोड़ों लोग धीरे धीरे करके मर रहे हैं। इसमें कहीं पता नहीं चलेगा कि कौन मरा, आप गिन नहीं सकते कि इतने लोग मरे, लेकिन मर सब रहे हैं। ये उसी तरीके की बात है। और हत्या किसने की ये भी नहीं पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है। जब ये आपको पता ही नहीं कि कातिल कौन, तो आप शोर किसके खिलाफ मचाएंगे। इसी तरीके से आज जो ये हमारे बच्चे न भारतीय रह जा रहे हैं, न हिंदू रह जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें किसने बर्बाद किया, तो आप किसको पकड़ेंगे जा करके। आप उनका कल्चर देखिए, आप उनका पूरा मन देखिए, वो डी इंडियनाइज हो चुका है। और ये जो हम डी इंडियनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत व्यापक है। ये छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हर जगह है। ये ऐसा नहीं है कहीं पे केंद्रित है ये समस्या। आपका क्या विचार है? नहीं, हर जगह है, क्योंकि इंटरनेट की रीच हर जगह है ना। हाँ, ये वो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की जो हम बात कर रहे थे। इंटरनेट की रीच हर जगह है, इंटरनेट, टीवी, फिल्में हर जगह है। तो आप सुदूर गांवों में भी आज चले जाएं अगर, तो वहां भी ये जो विधर्मीकरण और विराष्ट्रीयकरण चल रहा है, डीनेशनलाइजेशन, ये बहुत जोर से चल रहा है। भारत राष्ट्र को जड़ों से ही खोखला किया जा रहा है। मैं कहूँगा बहुत हद तक कर दिया गया है। और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि ये सब कुछ हमारे काल में हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारी पीढ़ी, हमारी आपकी पीढ़ी, वो पीढ़ी होगी जो अपने पीछे से की पीढ़ियों का नाश रोक नहीं पाई। इल्ज़ाम हम पर आएगा। क्या कर सकते हैं इसको? जैसे आपने कहा कि बहुत हद तक शायद ये इशू हो चुका है ना? तो हम इसको रोकने का या इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं एज अ सोसाइटी? दो बातें तो बिल्कुल साफ है। सबसे पहले तो इतिहास सही पढ़ाओ, ये नहीं चलेगा। हमारे मन में अगर हमारा अतीत ही गलत बता दिया गया है, तो फिर हमारे मन में हमारी अपनी पहचान ही गलत है। आप समझ रहे हो? और हम जीते पहचान में ही है अपनी। एक लड़के को बता दिया आपने कि तेरी पिछली 40 पुश्तें किसी काम की नहीं थी, वो गरीब थे, भिखमंगे थे और कमजोर थे और कायर थे। वो न तो कोई टेक्नोलॉजी पैदा कर पाए, न कोई आविष्कार करा, कभी युद्ध में हारते रहे, ज्ञान उनको कुछ था नहीं। तो उसको अपने बारे में फिर कैसी भावना उठेगी? आपने उसको बता दिया कि तुम्हारे 40 पुरखे सब बेकार थे। तो तथ्य ये है कि भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था था लगभग 2000 सालों तक। मैं प्रशांत में कहीं पढ़ रहा था कि अंग्रेजों के गुलाम होने से पहले विश्व का 25% GDP है ना, इंडिया से आ रहा था। प्लासी की लड़ाई के समय भी 1757 की बात कर रहे हैं, औरंगजेब के जाने के लगभग 50 साल बाद तक भी भारत 17% GDP दुनिया की अर्थव्यवस्था का पैदा करता था। बहुत बड़ी बात है, 17%। अमेरिका का जितना योगदान है दुनिया की GDP में आज, उससे ज्यादा भारत का योगदान था अपने बुरे दिनों में भी, और वो अंग्रेजों के समय में घट करके लगभग 1% या 2% रह गया। 1947 में आप अगर देखेंगे तो 1% से भी कम रह गया था। और ये जो हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की कि 17% था, अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो ये आंकड़ा और ज्यादा ऊंचा है। सच तो ये है कि मुगलों के काल में आबादी बढ़ी भारत की,
शेयर ऑफ जीडीपी कांस्टेंट रहा, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी भारत का गिर रहा था लगातार। आप उनसे भी और पहले जाएंगे तो भारत का जीडीपी भी और पर कैपिटा जीडीपी भी दुनिया में जबरदस्त था। आज जैसे आप अमेरिका को देखते हो कि समृद्धि की प्रतिमूर्ति है, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वो भारत हुआ करता था। ये बात आज की पीढ़ी के दिमाग में ही नहीं घुसेगी, उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा सही में होता था। हाँ, ऐसा होता था। और भारत के समकक्ष कोई देश आता था अगर जीडीपी वगैरह में, आर्थिक समृद्धि में, तो चीन था। वरना नंबर 1 पर भारत ही है लगातार। ये इतिहास हमें जरा ठीक करना पड़ेगा। तो मानव गतिविधि के हर पहलू में जो हमारी उपलब्धियां थी वो सच्चाई से सामने लानी पड़ेगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि तिल का ताड़ बनाया जाए या जबरदस्ती का ढिंढोरा पीटा जाए जहां कोई तथ्य नहीं, लेकिन जहां सच्चाई है वो तो बतानी पड़ेगी ना। तो इतिहास ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी बात, भारत को लेकर के जो उनके मन में धारणाएं हैं वो मिटानी पड़ेंगी, भारत को लेकर के और धर्म को लेकर के। अब जैसे यही कि भारतीय सैनिक एक अच्छा सैनिक नहीं होता है और लड़ लेता है, वीरता से लड़ लेता है, लेकिन हार जाता है। हमें हमारे बारे में बस यही बता दिया कि शौर्य दिखाया जरूर पर हार गए। नहीं, वो बात बतानी पड़ेगी कि भारतीय सैनिक एक विजेता होता है। आप प्रथम विश्व युद्ध को खासतौर पे अगर देखें तो उसमें जीतने वालों को जिताने में भारतीय सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान था। तो किसने कह दिया कि भारतीय सैनिक विजेता नहीं होता है? और जो धर्म को लेकर के नकारात्मक छवियां हैं इस पीढ़ी के मन में, उनको हटानी पड़ेंगी। कुछ बातें तो देखिए उनकी बिल्कुल ठीक भी हैं। वो आप हिंदू धर्म की ओर देखते हैं और पाते हैं कि यहाँ तो अंधविश्वास बहुत है, भेदभाव बहुत है, जातिगत बेवकूफ़ियाँ बहुत हैं। तो उनकी ये धारणा सुदृढ़ हो जाती है कि हाँ, हमारी जो टीचर ने हमको बताया था ना हिस्ट्री वाली, कि भारतीय तो है ही पिछड़े हुए और बेवकूफ़ लोग, वो धारणा उनके मन में घर कर जाती है कि ये बिल्कुल सही बात है। देखो ये धर्म के नाम पे क्या सुपरस्टिशियस बातें करते रहते हैं उल्टी पुल्टी। तो फिर ये जो नई पीढ़ी है ये धर्म से और ज़्यादा कट जाती है। और देखिए यहाँ मैं भारत और हिंदू धर्म दोनों की बात एक साथ इसलिए करूँगा क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीयता है उसके केंद्र में तो सनातन धर्म ही है। हम कुछ भी बोले, भारत है तो सनातन राष्ट्र ही। आप आज उसे संवैधानिक तौर पर कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन जो यथार्थ है वो यही है। सनातन मूल्यों से अगर आज की पीढ़ी कटी हुई है तो भारत से भी कटेगी। सनातन मूल्यों से आप कटे हुए हैं और आप कहें कि नहीं भारत देश से मुझे प्यार है, तो वो प्यार कागजी होगा, बहुत उथला होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सनातन धर्म में जितनी विकृतियां हैं उनको हटाना होगा। ये पीढ़ी हमारे ऊल जलूल अंधविश्वासों को और व्यर्थ की परंपराओं को स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि माफ भी नहीं करेगी। क्योंकि हमने जिस तरीके की भी परंपराएं पकड़ ली हैं वो किसी भी तरीके से न तो वैज्ञानिक है और न ही वेदांतिक है। न उनमें विज्ञान है और न उनमें वेद है। उनमें बस क्या है, एक भद्दा सा रीति रिवाज, रिचुअल्स है। उन रिचुअल्स का समर्थन न वेद वेदांत करते हैं न विज्ञान करता है।
और ये जो पीढ़ी है वो इतना देख सकती है कि हमारे घर वाले और ये हमारे समाज वाले धर्म के नाम पर यूं ही बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, तो इनका मन फिर धर्म से और उचट जाता है कि कहते हैं इस तरह का धर्म हमें चाहिए ही नहीं, हमें ज़्यादा अच्छा फिर क्या लगता है, हमें वो जो उधर चल रहा है पश्चिम में वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत, काफ़ी समय, बहुत मतलब इसमें जान लगानी पड़ेगी, जान मतलब लगानी पड़ेगी। जैसे और मिशन के साथ, मतलब देखिए लग करके जितनी हमारी थोड़ी बहुत सामर्थ्य कर भी रहे हैं। अभी 1 अक्टूबर को वेदांत दिवस घोषित किया, उस दिन घोषणा की कि घर घर उपनिषद पहुंचाएंगे, और लक्ष्य बनाया अपने लिए कि कम से कम 20 लाख घरों तक तो अभी उपनिषद पहुंचाना है पहले चरण में। और लगभग 8-10 हज़ार लोगों ने अपना पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह अभी हमारी वेबसाइट पर भेज दिया है कि हमारे घर आए उपनिषद। 1 जनवरी से हम इन चीज़ों को पोस्ट करना भी शुरू कर देंगे, लोग घर में पहुंचने भी लग जाएंगे, और बहुत लंबा चौड़ा मिशन है जैसा आपने कहा। भारत का गौरव हर तरीके से इस पीढ़ी तक पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो ये पीढ़ी सीधे सीधे समझ लीजिए कि भारत को और सनातन धर्म दोनों को छोड़े दे रही है। पासपोर्ट पर ये भारतीय रहेंगे, जो उसमें रिलीजन का कहीं पर कॉलम होगा किसी भी फॉर्म में, उसमें ये लिख देंगे हिंदू। लेकिन इनका धर्म सिर्फ फॉर्म के लिए होगा, जनगणना होगी उसमें बोल देंगे हिंदू है, तो इनका धर्म सिर्फ फॉर्म के लिए होगा, और इनकी राष्ट्रीयता सिर्फ पासपोर्ट के लिए होगी। भीतर से न ये भारतीय हैं न ये हिंदू हैं, और इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। आप एक 15 साल के या 25 साल के जवान को क्या दोष दोगे? वो तो हमारी ही परवरिश, हमारी ही शिक्षा और हमारे द्वारा दिए गए संस्कारों का उत्पाद है। हम कहें वो गलत है, वो गलत है, वो क्या गलत है? उसका निर्माण हमने किया है, उस निर्माण में अगर कुछ गलती है तो निर्माता से सवाल किया जाना चाहिए, निर्माता हम हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ है उसको सुधारना हमें ही पड़ेगा, और भूल भीषण है। देखिए हम इतने दिनों तक बड़ी आपदाओं को झेलते रहे, खास तौर पर उत्तर भारत, फिर बाद में दक्षिण भारत भी बड़े अत्याचार सहे, बड़ा रक्तपात हुआ, सब झेल गए। क्यों झेल गए? क्योंकि भीतर जो हमारा केंद्र था ना, हमने उसको नहीं हारने दिया। हमने कहा चलो बाहर से जो भी उपद्रव हो रहा है होता रहे, भाग्य की बात है, संयोग की बात है। हम अधिक से अधिक जो प्रतिरोध कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन भीतर से हमारी हार नहीं होनी चाहिए। तो हजारों सालों तक बाहर कई तरीके, भारत बाहरी कई तरीके के खतरों से और आक्रमणों से संघर्षरत रहा, भीतर से कभी नहीं हारा। अभी पिछले 50-100 साल में, खासतौर पर पिछले 20-30 साल में, भारत अब भीतर से हार रहा है। अब जो हो रहा है वो उससे कहीं ज्यादा भयानक है जो भारत में अफगानों ने या तुर्कों ने या अंग्रेजों ने या पुर्तगालियों ने किया था। वो लोग तो अधिक से अधिक हमारा धन लूटना चाहते थे। पिछले 50 सालों में तो जैसे हमारा धर्म ही लुट रहा हो। धन का लुट जाना तो ठीक है, पर अगर आत्मा लुट जाए तो। और तब जो हुआ, जैसा आपने कहा, वो बहुत प्रकट था, बहुत जोर का था। अभी जो हो रहा है वो गुपचुप हुआ है। जैसे भीतर ही भीतर कैंसर हो किसी को, और वो चुपचाप आपके पूरे शरीर में फैलता जा रहा है और आपको पता भी नहीं चला। हाँ, आपके समक्ष तब आता है जब तक नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होता है। जब आपका बच्चा घर में खड़ा होकर के
आपको ही गाली दे रहा होता है, फिर आप कहते हो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये मैंने तो इसको ऐसे संस्कार दिए नहीं, ये निर्माता तो मैं ही हूँ। हाँ, वो लेकिन जिम्मेदारी मानना बहुत कम लोगों में होता है, ईमानदारी की जरूर मैंने ही कहीं भूल करी है। फिर कहते हैं अरे ऐसा है वैसा है, 50 दूसरी चीज़ों पर वो इल्ज़ाम कर देते हैं। तो आप देखिए ना, तो कैपिटल के हाथ में, धन के हाथ में मीडिया है और मीडिया के हाथ में कल्चर है। तो ले दे करके आपका जो कल्चर है उसको संचालित कौन कर रहा है? कैपिटल। कैपिटल इज डिक्टेटिंग कल्चर। तो कैपिटल तो वैसा ही बनाएगा ना जो कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देगा, को बढ़ावा देगा। मीडिया पूरा लगा हुआ है युवाओं में धर्म को मिटाने में और बहुत घातक जहरीले मूल्य बैठाने में। जो जितना नकारा किस्म का आदमी होगा, मीडिया उसको सुपरस्टार बना देगा एकदम। और अगर कभी उनकी पोल खुलती हो तो आप देखिएगा कि मीडिया किस तरीके से कमर कस के उनको डिफेंड करने में लग जाता है हजार तरीकों से। मान लीजिए बॉलीवुड से कोई किसी अपराध में पकड़ जाए, किसी भी तरीके का अपराध, तो मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग है जो चुपचाप उसकी पैरवी में लग जाएगा। वो उसकी अच्छी अच्छी फोटोज दिखाएगा, उसके पक्ष में अच्छे अच्छे लेख लिखेगा, कामुकता को बढ़ावा देगा, क्योंकि जहां कामुकता है वहां कंज्यूमरिज्म है। आप सोचते होंगे ना कि ये 20 साल में भारत में इतना सेक्सुअल एक्सप्लोजन कैसे हो गया? वो इसीलिए हो गया क्योंकि अगर आपको किसी को कुछ कंज्यूम कराना है तो बहुत ज़रूरी है कि उसके भीतर आप सेक्सुअल फीलिंग्स अराउज कर दें। जो सेक्सुअली अराउज्ड बंदा है उसके सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है और वो भोगने में लग जाता है और उसको बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाता है। एक आदमी जब कामुक हो जाए तो बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो इसीलिए पूरा मीडिया इस वक्त अश्लीलता से भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें एक पूरे समाज को, एक पूरे धर्म को बेवकूफ़ बनाना है। लोग बेवकूफ़ बनाए जा सके इसके लिए ज़रूरी है कि उनको पहले सेक्सुअल बनाया जाए। कैसे छीनोगे आप किसी का धर्म? पहले आपको उसे कामवासना का लालच देना पड़ेगा। आप उसे कामवासना का लालच दे दो, आप उसका धर्म छीन सकते हो। ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, इनको आप समझिएगा। कैपिटलिज्म नीड्स कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म नीड्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कल्चर। फॉर दैट मीडिया हैज टू बी यूज्ड, और मीडिया में फिर घटिया तरीके के कंटेंट को बढ़ावा दिया जाना, बहुत ही लो क्वालिटी कंटेंट, जिसमें लो क्वालिटी, सब कुछ लो क्वालिटी, कॉमेडी भी लो क्वालिटी, कमेंट्री भी लो क्वालिटी, सेक्सुअलिटी भी लो क्वालिटी, सब कुछ ही। तो मैंने जब आपसे ये प्रश्न पूछा था, सच में मुझे भी नहीं लगा था कि ये इतना गंभीर विषय हो सकता है और इतनी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसा कि आपने समझाया। ये 15, 18, 25 साल वाले, इन बेचारों को पता भी नहीं है कि दे आर बीइंग अटैक्ड, दे आर बिसीज्ड, उनकी घेराबंदी हो चुकी है। वो तो ऐसे सोच रहे हैं कि जिंदगी कूल है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि एक कोई ऊपर से बैठ करके लगातार उनको मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उनको गुलाम बनाए जा रहा है। ये तो अपनी नज़र में बस अभी अभी अंडे से निकले हुए ताज़े ताज़े चूजे हैं, छोटी बतखें हैं, ये अपना इधर उधर घूमते रहते हैं ना, वही निब्बा निब्बी, इनको
कि अपना इधर उधर घूम रहे हैं। हम तो अभी नए नए बाहर आए हैं, हम चिलिंग आउट, हैंगिंग आउट, हम तो एंजॉय कर रहे हैं दुनिया को। इनको पता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी साजिश के शिकार है। इनको नहीं, आई थिंक हमें एज अ सोसाइटी इन जनरल शायद ये बात नहीं पता है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, है ना। तो ये जिस खूबसूरती से आपने इसको लिंक किया वो शायद आम आदमी नहीं समझ पाएगा, है ना। ये सोचते हैं कि ये कल्चर इनका है, इन्हें पता ही नहीं है कि इनके दिमाग में डाला गया है ताकि ये कंज्यूम करें, और ये सारी चीजें जो इसके आसपास बनाई गई हैं, बिल्कुल ये उसको बढ़ाने के लिए, चाहे वो हिस्ट्री का डिस्टॉर्शन हो, चाहे वो डी इंटेलेक्चुअलाइजेशन हो एक पूरी जनरेशन का, कि उसकी सोचने समझने की ताकत हटाई जा रही है, चाहे वो फोर्स्ड कंज्यूमरिज्म और फोर्स्ड सेक्सुअलाइजेशन हो, कि लड़कियां होती हैं छोटी छोटी 12 साल 14 साल की, वो भी अब अपने आप को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगी हैं कि मुझे इस तरीके से होना है, आई मस्ट बी सेक्सुअली प्लीजिंग टू द मेल आई, कि लड़के मुझे देख करके अगर सेक्सुअली अराउज नहीं हो रहे तो फिर मेरी आइडेंटिटी ही क्या है। उनको ये लग रहा है कि ये बातें उनके भीतर से आ रही हैं, उनको ये अभी समझ ही नहीं है कि ये बातें कंडीशन थॉट, ये कंडीशन थॉट, ये कंडीशन थॉट है, तुम्हारे भीतर से नहीं आ रहा है, तुमको मोहरा बनाया गया है। और किसने तुमको मोहरा बनाया है? वो फेसलेस है बंदा, तुम उसका चेहरा नहीं जानते, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि वो लोग कौन है जो तुमको मोहरे की तरह इस्तेमाल करके सिर्फ अपने मंसूबे पूरा करना चाहते हैं। आप पूछो उनके मंसूबे क्या है, उनका मंसूबा कुछ नहीं, पागलपन का है। उनको पैसा कमाना है, उनको अपने भीतर ये भावना लानी है कि हम ताकतवर हैं, तो वो पैसे के पीछे हैं, वो पावर के पीछे हैं, बस यही है। और वो पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। भारत पर उनका आक्रमण बहुत जोरदार है, भारत एकदम उनके निशाने में 1 नंबर पर है, क्योंकि भारत आध्यात्मिकता का गढ़ रहा है। और अभी भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। 140 करोड़ लोग माने 140 करोड़ प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स। अब ये बात समझिए ना, 140 करोड़ उपभोक्ता, जो पूंजीपति है उसके मुंह में पानी आ जाता है। 140 करोड़ उपभोक्ता, ये सब मेरा माल खरीदें तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा, मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। 140 करोड़ उपभोक्ता। फिर वो देखता है कि ये 140 करोड़ माल इसलिए खरीदने में जरा परहेज करते हैं क्योंकि इनके मूल्य, इनके आध्यात्मिक मूल्य, इनके धार्मिक मूल्य इनको क्या सिखाते हैं? संतोष सिखाते हैं, विवेक सिखाते हैं, डिस्क्रिशन। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे धार्मिक मूल्य ही मिटा दूंगा, मैं तुम्हारे भीतर से सोचने समझने की ताकत ही समाप्त कर दूंगा, तभी तो तुम मेरे प्यादे बनोगे, तभी तो तुम मेरे इशारों पे नाचोगे। तो ये जो पूरी पीढ़ी है वो हमसे छीन ली गई, और ये हमारे लिए बड़े धिक्कार की बात है कि हमारे बच्चे हमसे छीन लिए। किसने छीन लिए उसका नाम भी नहीं जानते। और कितनी, जिसको कहना चाहिए आयरनी है, जितना मैं समझता हूँ, पढ़ता हूँ, कि जो पश्चिम सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो आध्यात्म की तरफ जा रही है। वो कितने लोग इंडिया में आते हैं, कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कितना लोग गोइंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, है ना। और हम शायद छोड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम छोड़ ही नहीं रहे। मैं जो देख पा रहा हूँ, भारत दुनिया का जैसे एक स्लम जैसा बनेगा। बड़ा दुख और बड़ा क्रोध आता है। जैसे होता है ना कि एक बहुत साफ सुथरी बड़ी गेटेड कम्युनिटी है, और जैसे मान लिया आपके गुड़गांव में हो, और उससे कुछ दूरी पर एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय कॉलोनी है, और उस निम्न मध्यम वर्गीय कॉलोनी के लोग क्या करते हैं? उस गेटेड कम्युनिटी में आकर के कोई बर्तन मांजता है, कोई गाड़ी साफ करता है, कोई गार्ड बनता है। तो जितने भी उनके लो वैल्यू टास्क्स हैं वो ऊंचे लोगों के, उन सबको करने में काम आते हैं वो झोपड़पट्टी के लोग। ये पूरी दुनिया जो है ना,
ये भारत को अपनी झोपड़पट्टी बनाना चाहती है। ये है हमारे बच्चों का भविष्य। भाई भारतीयों को अंग्रेजी आनी चाहिए, ये अंग्रेजों के लिए जरूरी क्यों था? क्योंकि इन्हें अंग्रेजी आएगी तभी तो हम इन्हें जो आदेश देंगे उनका पालन करेंगे ना। आपको एक प्यून चाहिए, आपको एक प्यून चाहिए तो आप उसको अंग्रेजी सिखाओगे ना। आप अंग्रेज हो, आपको एक प्यून चाहिए, कि आपको नौकर चाहिए, तो उसे आप अंग्रेजी सिखाओगे ना। तो इसलिए जरूरी है कि भारतीयों को अंग्रेजी सिखाई जाए, नहीं तो वो अमेरिका वालों की खिदमत कैसे करेंगे? फिर मैं अंग्रेज हूं, मुझे अपने यहां नौकर रखने हैं, तो जरूरी है ना कि मैं उनको अपना कल्चर भी सिखाऊं। अगर उनको मेरा कल्चर नहीं पता होगा तो वो मेरी कैसे सेवा करेंगे, मेरी खिदमत कैसे करेंगे? तो इसलिए भारतीयों को अंग्रेजी सिखाई जा रही है, इसलिए भारतीयों को पश्चिम का कल्चर सिखाया जा रहा है ताकि वो पश्चिम वालों की सेवा कर सकें। ये भारत का भविष्य है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं भारत का ना। भारत बिल्कुल ग्लोबलाइज हो जाएगा, दुनिया भर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही कनेक्ट हो जाएगा जैसा किसी समृद्ध कॉलोनी से एक झोपड़पट्टी कनेक्ट होती है, कि वहां से बाइयां आ रही हैं और वहां से जितने भी लो वैल्यू टास्क हैं वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं और वो सब भारत के लोग करेंगे। द क्लर्क ऑफ द वर्ल्ड, द प्यून ऑफ द वर्ल्ड। पश्चिम भारत को अपने सारे घटिया काम देना चाहता है, लो वैल्यू लो कॉस्ट मैन पावर के सप्लायर के रूप में यूज करना चाहता है भारत को। समझ रहे हो? वो कहते हैं कि भाई हमारे समाज में बहुत सारे गिरे हुए काम होते हैं, निचले दर्जे के काम होते हैं, हाथ के काम होते हैं, वो हम थोड़ी करेंगे। बर्तन मांजने के लिए कोई चाहिए, वो बर्तन मांजने वाला कौन होगा? कनाडा में बर्तन मांजने के लिए कोई चाहिए, वो बर्तन मांजने वाला कौन होगा? भारतीय होगा। टैक्सियां चलानी है हमें, हमारी टैक्सियां कौन चलाएगा? भारतीय चलाएगा। पर मुझे अपना जो टैक्सी ड्राइवर चाहिए वो अंग्रेजी में अच्छा हो और उसका कल्चर भी मेरे जैसा हो, ताकि हम उससे कोई बात करें तो जरा ढंग से जवाब दे सके। मैं प्रतीक के तौर पर यूज कर रहा हूं जब मैं कह रहा हूं टैक्सी ड्राइवर या मैं कह रहा हूं बर्तन मांजने वाला, तो मैं इन कामों को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जो पूरी पश्चिमी अर्थव्यवस्था है वो भारत को इस तौर पर तैयार कर रही है, a hub of abundant, low quality and culturally degraded manpower. A hub of abundant 140 करोड़, young, demographically young and culturally emasculated, culturally cleaned up manpower. तो ये हमारी सेवा बहुत अच्छे से एंड कंज्यूमर्स, हाँ एंड कंज्यूमर्स, क्योंकि भाई हमारी सेवा करेंगे तो इन्हें पैसे देंगे और उसी पैसे से ये हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे। भाई भारत में क्या होता था अंग्रेजों के समय में? यहां से जाता था कच्चा माल, ठीक है, चाहे कपास हो, चाहे नील हो, इंडिगो तो आपको पता है कितना बड़ा मुद्दा था। तो भारत से कच्चा माल जाता था, कहां जाता था? इंग्लैंड, वहां मैनचेस्टर पहुंचता था और वहां से कपड़ा बन करके भारत आता था और भारतीय ही वो कपड़ा खरीदते थे और वो महंगा कपड़ा होता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति याद है ना, विदेशी जुल्हान के मानव भये गुलाम। इसीलिए फिर गांधी जी ने कहा था कि विदेशी कपड़े की होली जलाओ, खादी पहनो, क्योंकि उस पूरी प्रक्रिया में भारत का आर्थिक शोषण निहित था। हमारा ही कच्चा माल ले जाकर के वो हमें हमारी ही चीज का उपभोक्ता बना रहे थे। वही काम फिर से होगा। India will be a supplier of abundant manpower and also lot of raw material. तो यहां से रॉ मटेरियल जाएगा, वहां प्रोसेस होगा। ये भारत का भविष्य तैयार किया जा रहा है। मैं समझता हूं हमें इस भविष्य के खिलाफ बहुत जोर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम तो उतर गए हैं, ये लड़ाई लड़ी जानी जरूरी है। भारत ने बड़े संघर्ष झेले हैं पिछले 1000-1500 साल में। आज जो हमारे सामने चुनौती खड़ी है, इतनी बड़ी चुनौती भारत ने कभी नहीं झेली। राष्ट्र ही मिटने को तैयार है और किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि पासपोर्ट पर तो इंडियन ही लिखा होगा, भीतर उसके कुछ इंडियन नहीं है, बस पासपोर्ट पर तो इंडियन ही लिखा होगा। तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो फालतू?
कोई समस्या नहीं खड़ी हुई है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। होली दिवाली वो मना लेगा तो मिलेगा हिंदू ही तो है, देखो होली दिवाली मनाता है तो हिंदू है, पर भीतर उसके कुछ हिंदू जैसा नहीं बचा होगा। तो हम कहेंगे नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक तो है, हिंदुओं को क्या समस्या है, कौन कहता है हिंदू धर्म खतरे में, कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि सब कुछ हो चुका होगा। आदमी चल रहा होगा, भीतर प्राण नहीं बचे होंगे, बाहर चलेगा सब ठीक है, भीतर कुछ नहीं, खोखला है, कठपुतली हो चुका है। तो जैसे आप बहुत ही बढ़िया समझाया प्रशांत आपने। जैसा आपने कहा कि आप इसके लिए जो कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं, जैसे घर घर उपनिषद वाला इनिशिएटिव आपने बताया, बट एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, व्हाट एवरीबडी शुड डू, क्या मतलब आपके कुछ सुझाव हैं नॉर्मल सिटीजन के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर आप एक अभिभावक हैं, अपने बच्चे के साथ ज़रा गहरी चर्चा में उतरिए। और गहरी चर्चा का मतलब ये नहीं है कि ऐसी बातें जो समझ में नहीं आएंगी, बिल्कुल शून्य से शुरुआत करके। आपका बच्चा कुछ कह रहा है, आपको उससे पूछना होगा, क्या ये तुम कह रहे हो, क्या तुम हमेशा ऐसा कहते थे, क्या ये बात तुम्हारी अपनी है, क्या साल भर पहले भी तुम ये बात कहते थे? अगर साल भर पहले नहीं कहते थे, अब कह रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे मन में कहीं से तो आई है ना। कहाँ से आई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जो कुछ भी कहते हो वो सब कुछ ही तुम्हारे मन में कहीं बाहर से आ रहा है। बच्चे सीखने को तैयार होते हैं अगर जो बात सिखाई जा रही है उस बात में दम हो, और जो सिखा रहा है उसमें सिखाने का सामर्थ्य हो। ये संवाद हर घर में होना चाहिए, करना पड़ेगा बच्चों के साथ, कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो, तुम कहते हो कि भाई योर लाइफ इज योर लाइफ, माई लाइफ इज माई लाइफ, यू गो योर वे, आई विल गो माई वे, ठीक है, माई लाइफ माई रूल्स, दिस दैट, आप जो कुछ भी बोलते हो, वो बात तुम्हारे दिमाग में कहां से आई? तुम्हारी अपनी बात नहीं है बेटा, वो बात तुम्हारे दिमाग में किसी बहुत काइया आदमी ने डाली है। तुम भोले हो, तुम बात समझ ही नहीं रहे हो कि तुम्हारे दिमाग का कॉलोनाइजेशन किसने कर दिया, कौन छा गया तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हें बात पता नहीं है। ठीक वैसे जैसे हमें कई बार नहीं पता होता कि कोविड हमें कहां से लग गया, नहीं पता होता ना, पर लग तो गया ही है ना। कोविड हल्की चीज है क्योंकि उसमें तमाम खतरे हैं, मरने का भी खतरा है, लेकिन ये पता तो चल जाता है, लग गया है, साफ साफ सामने आ जाता है ना, कोविड पॉजिटिव। लेकिन आपका दिमाग खराब कर दिया गया। अभी कौन बताएगा आपको, कौन सा ऐसा मीटर है जो आपको बताएगा स्लेवरी पॉजिटिव? कोई काश ऐसा, और इंडियननेस पॉजिटिव, और इंडियननेस नेगेटिव, हाँ, इंडियननेस पॉजिटिव, हाँ, ये कौन बताएगा कि अब आपके दिमाग में कौन सा वायरस किसी बाहर वाले ने घुसेड़ दिया? ये सारे डिस्कशंस करने पड़ेंगे। ये इनको समझ में आ जाए ना कि ये एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र का शिकार बन रहे हैं हमारे बच्चे, तो मैं सोचता हूँ खुद उनके भीतर से विद्रोह उठेगा। वो कहेंगे मीडिया में जो कुछ दिखा रहा है, ये किताबें हमें जो कुछ पढ़ा रही हैं, ये जो पूरा कल्चरल सिस्टम हमने बना लिया है अभी नया नया, ये गलत है, ये कॉन्स्पिरेसी है। वो खुद इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सो बेसिकली एक स्पार्क चाहिए, चाहे वो अभिभावक हो या अध्यापक हो, उनका जो एक्सपोजर अभी है उससे हट के एडिशनल एक्सपोजर चाहिए, है ना, चाहे वो जैसे आपने बोला चर्चा का या और ज़्यादा कुछ पढ़ने का, साहित्य का, है ना। और उसमें आप ये भी कहें कि इंडिया की बात करनी है या रिलीजन की बात करनी है तो भी जरूरी नहीं है। हम कह रहे हैं सच की बात करेंगे, सच की, चलो बताओ सच क्या है। और अगर भारत जिन मूल्यों पर खड़ा है उनमें सच है तो सच की जीत, भारत की जीत अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप भारत को भी मत जिताइए, आप सच को जिताइए। और वही सच जो आपने दूसरा कहा, आपकी सोच का, ये जो आपकी सोच है उसका गूढ़ क्या है, उसका रूट क्या है, उसका रूट क्या है ना, आपकी जो सोच है वो कहां से आ रही है, बस हमें ये सच्चाई जाननी है। इस सच्चाई तक अगर हम पहुंच गए तो उसके बाद काम बहुत आसान हो जाएगा।
जब तक हमें ये लगता रहेगा हमारी सोच तो हमारी अपनी सोच है, मेरी है, पर्सनल है, ओरिजिनल है, तब तक हमें बात समझ में नहीं आएगी। जैसे ही समझ में आएगा कि ये जो हमें विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, हाँ, ये जो माहौल पैदा कितनी किया तरीके जा से रहा है, कंडीशनिंग की जाती हाँ, है, ये कितनी YouTube, तरीके से, पूरा जो हाँ, पूरा सोशल मीडिया ही है। और उसमें भी जिन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट्स द्वारा, हम शिकार बन रहे हैं, हम शिकार बन रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत और जो अच्छा। हमें शिकार बना रहे हैं वो इतने, मैंने एक तो काइयां बोला था हमने और साथ ही बेवकूफ भी बोला, वो इतने बेवकूफ लोग हैं कि वो अपने 2 रुपए के मुनाफे के लिए एक पूरा प्राचीन धर्म ही नष्ट करने को तैयार हो जाएंगे। वो कहेंगे हमारा कुछ मुनाफा हो जाए, उस मुनाफे के लिए अगर हमें एक पूरा राष्ट्र ही नष्ट करना पड़ेगा तो हम कर देंगे। भाई आपने एक राष्ट्र की एक पूरी पीढ़ी ही खत्म कर दी तो अब वो राष्ट्र बचा कहाँ? राष्ट्र माने सिर्फ जमीन, नदी, पहाड़, तालाब तो होता नहीं। राष्ट्र माने राष्ट्र के लोग, हम आप नहीं रहेंगे, पीढ़ी रहेगी। ये पीढ़ी अगर नष्ट कर दी गई तो अब राष्ट्र कहाँ बचा? फिर तो राष्ट्र बस एक किताबी बात बची। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, इस पे लगना पड़ेगा एकदम से, मिशन बना के हर एक घर में, है ना। एक चीज में और रह गई है, मैं उसको लाऊंगा। हमने स्थितियां ऐसी पैदा कर दी है निश कि रोटी नहीं मिलती है बिना कल्चरली डिग्रेड हुए। उदाहरण के लिए हमने जबरदस्ती अनिवार्यता बना दी है कि कुछ नौकरियों के लिए अंग्रेजी आनी जरूरी है, इंटरव्यूज वगैरह में एक खास तरह का कल्चर प्रदर्शित करना जरूरी है, एक खास तरह के कपड़े पहनने जरूरी है। अगर आप पूरे तरीके से भारतीय और धार्मिक होना चाहें तो आपके लिए रोटी कमाना मुश्किल हो जाएगा। हमने ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी है, व्यवस्था हटानी पड़ेगी। जब तक व्यवस्था ऐसी है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए अपनी संस्कृति, अपना राष्ट्र और अपनी समझ को पीछे रखना होगा, तब तक कोई संभावना नहीं बचने की। इंजीनियर बनने के लिए अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए, मुझे बताओ, बोलो, कोई वजह है? वजह कोई नहीं, आपका सारा का सारा जो टेक्स्ट बुक्स हैं, आपका करिकुलम है, वो सारा अंग्रेजी में है, इसलिए। आपने, मैंने, दोनों ने 2001 का कैट क्लियर किया था। इतनी ज्यादा उसमें अंग्रेजी को क्यों तवज्जो दी गई, वजह बताइए। एक मैनेजर की जिंदगी में क्या वाकई अंग्रेजी उतनी जरूरी होती है जितनी कैट में होती है? कुछ महत्व होता है, मैं समझता हूं, ठीक है, पर क्या उतना ज्यादा? लगभग 50%। जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है उसमें 2 ही चीजें हमारे समय में शायद अभी भी जांची जाती थी, गणित और अंग्रेजी। गणित में लॉजिक भी आ गया। 50% अंग्रेजी का महत्व है एक अच्छा मैनेजर बनने में, 50%। तो हम क्या बता रहे हैं उसको, लड़के को यही तो बता रहे हैं ना कि देख, हिंदी के साथ रहेगा तो भूखा मरेगा, हिंदी के साथ रहेगा तो भूखा मरेगा। आप किसी की कल्पना ही नहीं कर पाते ना कि एमएनसी में और कुर्ते में आप अब डायरेक्टर हो चुके हो एक बड़ी एमएनसी में। आप मुझे बताओ, आपके काम में क्या कुछ भी ऐसा है जो कुर्ते में नहीं हो सकता? पर आपको भी कभी ये कल्पना नहीं आती होगी कि आप कुर्ते में बैठ करके काम कर रहे हो। ठीक कह रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल ठीक। आप जो भी करते हो, आपको इतने लोग रिपोर्ट करते हैं, आपकी ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, उसमें से क्या कहीं भी कुछ भी ऐसा है जो कुर्ते में नहीं किया जा सकता? लेकिन दिमाग में ये बात आ गई है, व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि अगर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के साथ रहे तो भूखे मरोगे। इतनी बड़ी जब धमकी दे दी जाए किसी लड़के को, किसी लड़की को,
तो वो कैसे अपने धर्म की और अपनी संस्कृति की और अपनी भाषा की कदर करेगा? उसके मन में होगी बड़ी भावना अपनी जड़ों के लिए, अपने अतीत के लिए, पर उसको ये भी करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। सब भावनाओं पर भारी पड़ता है ना, पेट सब भावनाओं पर भारी पड़ता है। ये सारे जॉब इंटरव्यूज अंग्रेजी में क्यों होते हैं? चलिए मैं वहां मानता हूं जहां पर कोई आपका बाहर से इंटरफेस है, कि आप कहो कि साहब हमारे विदेशी क्लाइंट्स हैं और आपको उनसे डील करना है, तो इसलिए आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। पर भारत में 99.9%, भारत बहुत ओपन इकोनॉमी नहीं है। भारत में जो ट्रेड का अनुपात है जीडीपी से, ट्रेड बाय जीडीपी रेशियो, वो दुनिया के देशों में लगभग बहुत नीचे आता है। चीन की अर्थव्यवस्था में ट्रेड का बहुत बड़ा स्थान है, भारत में तो नहीं है। तो हमारे यहाँ 99.9% नौकरियों में बाहर वालों से, फॉरेन क्लाइंट्स से बहुत कम इंटरेक्शन होता है, बहुत कम इंटरेक्शन होता है। तो फिर सारे जॉब इंटरव्यूज अंग्रेजी में क्यों हो रहे हैं? अब एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में उसे काम करना है, ठीक है, मान लीजिए ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन या ऑटो एंसिलरीज, कुछ भी, वो एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर बनने जा रहा है। वो सुपरवाइजर उस फैक्ट्री का ख्याल करेगा जिसका विदेशियों से कोई लेना देना नहीं। उसका जॉब इंटरव्यू अंग्रेजी में क्यों हो रहा है? मैं नहीं कह रहा कि अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, पर हमने तो अंग्रेजी को बिल्कुल रानी बना दिया, इंडिस्पेंसिबल, कि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब आप ऐसा कर दोगे तो फिर हिंदी के लिए और हिंदुस्तान के लिए फिर आज के लड़के लड़कियों के मन में कोई इज्जत बचेगी कैसे? सही बात है। और यही चीज मेरे ख्याल से रीजनल लैंग्वेजेस के लिए भी एप्लीकेबल है। बिल्कुल, सारे रीजनल। हिंदी की जो दुर्दशा हो रही है उससे ज्यादा दुर्दशा तो क्षेत्रीय भाषाओं की हो रही है। और उस पर तुर्रा ये है कि माना यह जाता है कि हिंदी और बाकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं ये आपस में एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, जबकि तथ्य ये है कि अंग्रेजी एक एक भारतीय भाषा को खा रही है, चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, तमिल हो, पंजाबी हो। तमिल और हिंदी का आपस में क्या विरोध होगा? असली बात यह है, आप तमिलनाडु चले जाइए, आप तमिलों से बात करिए, तमिल को भी अंग्रेजी नहीं खा लिया। आप तमिलनाडु की नई पीढ़ी देख लीजिए ना, आप देखिए कि उनमें तमिल कितनी बची है। तमिल को भी अंग्रेजी खा गई, हिंदी को भी अंग्रेजी खा गई, और हम हिंदी बनाम तमिल के ही झगड़े में पड़े रह गए। सही बात है। तो इसको पूरा, जैसे कि आपने कंज्यूमरिस्ट कल्चर के बारे में बताया, हिस्ट्री के बारे में बताया, तो ये भी एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि किस तरीके से हमारी पूरी व्यवस्था में उन सब चीज़ों का ज़्यादा महत्व है जो आपको भारतीयता से दूर ले जाते हैं, है ना? नहीं तो आपकी रोटी का सवाल हो जाएगा। कई बार पूछता हूँ, मेडिसिन की पढ़ाई आज भी हिंदी में नहीं हो सकती। आप एमबीबीएस नहीं कर सकते हिंदी माध्यम से। ह्यूमन एनाटॉमी में ऐसा क्या है जो हिंदी भाषा अभिव्यक्त नहीं कर सकती? आई थिंक मेरे ख्याल से सारा जो सिस्टम बना हुआ है आपके एजुकेशन का, जो किताबें हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, जो आपके मेडिसिन की रिसर्च होती है, आई थिंक पूरा का पूरा सिस्टम ही इंग्लिश में है शायद, है ना? हिंदी में अनुवाद नहीं हो पाएगा क्या? हाँ, ये है कि बहुत किसी को लगना पड़ेगा, किसी को एफर्ट करना पड़ेगा। ये कितना बड़ा काम है अनुवाद करना। भाई दुनिया में जो भी देश शीर्ष पर हैं वो अपनी अपनी भाषा और अपनी अपनी संस्कृति पर चलते हैं। जापान जापानी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेन, इवन चाइना में भी हाँ। चीन, इतना बड़ा उदाहरण खुद चीन है। जिन्होंने भी तरक्की करी है अपने मूल
को बचा करके और अपने मूल को ही अभिव्यक्त करके तरक्की करिए। भारत अपने मूल को खोकर के प्रगति कैसे कर जाएगा? कर ही नहीं सकता। फिर आपका वो उदाहरण याद आ रहा है, विल बिकम कॉलोनी टू द और स्लम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। 140 करोड़ की निम्न मध्यम वर्गीय गुलामों की मंडी। काफी डिप्रेसिंग सी फीलिंग होती है ये सब बात करके, सुन के। हम सब उसमें साझेदार हैं और इसीलिए हम सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि जितना रोक सकते हैं रोकें। देखिए, बहुत नुकसान हो चुका है, अब जितना रोका जा सकता है रोकना उस पे काम करना कमर कस के पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा जिस दिन हमें दिखाई देगा कि हमारे बच्चे नहीं रहे। वो न जाने किसके बच्चे हो चुके हैं, न जाने वो किसकी भाषा बोल रहे हैं, न जाने वो किसके विचार हमें पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं रहे। और जैसा कि आपने कहा, हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि ये किसने कर दिया, कि इतना हिडन है ये, है ना, साइलेंट है। ये हमारे स्कूल कॉलेज, ये एक तरीके से, फिर से बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ये धर्मांतरण के अड्डे बन चुके हैं, सेंटर्स ऑफ प्रोजेल्टाइजेशन। वहां ऐसा नहीं हो रहा, फिर कह रहा हूं कि हिंदू को कुछ और बना रहे हैं, मुसलमान को कुछ और बना रहे हैं, ना। वहां पर यह हो रहा है कि जिसका जो भी धर्म है उससे वो धर्म वो छीन ले रहे हैं। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो घर से कि वो पढ़ने जा रहा है, वो पढ़ने नहीं जा रहा, वो वहां बहुत कुछ गंवाने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। और फिर वो वहां से वापस आता है तो वो सोशल मीडिया खोल लेता है और सोशल मीडिया में जितने गंवार हैं सब छाए हुए हैं। तो ये दोहरा आक्रमण हो रहा है आज की पीढ़ी पर। और जैसा कि आपने कहा, इसका सलूशन वही है, चर्चा, गहरी चर्चा बच्चों के साथ और एक्सपोजर, है ना। अब जो सच जो है, हमारे हिस्ट्री का सच है, हमारे कल्चर का सच है, सामने लाया जाना चाहिए। और वेदांत कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। वेदांत पूछता है सच्चाई बताओ। तो एक तरफ तो हम इतिहास के सच की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंसान का सच होता है। इतिहास का सच सामने लेकर के आओ और इंसान का सच क्या है ये आपको वेदांत से मिलेगा और बातचीत से मिलेगा कि हमारे दिमाग का सच क्या है। हम कैसे कुछ भी सोचना शुरू कर देते हैं, हम कैसे कोई मान्यता, कोई विश्वास, कोई धारणा, कोई बिलीफ बना लेते हैं। तो इतिहास का सच और इंसान का सच, ये दोनों सामने लाए जाने चाहिए, तभी भारत बच सकता है, नहीं तो मामला बहुत गड़बड़ है। चलो कोशिश शुरू करते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। और आपने जिस तरीके से समझाया और जिस तरीके से सब चीज़ों को जोड़ा, मैं तो खुद बहुत अवेयर हुआ आज। तो इसमें लग के काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत।